नमस्कार, बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बीच बहस कार्यक्रम के जरिए हम समसामयिक उन प्रश्नों और मुद्दों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं जो किसी भी समाज और देश के उत्थान के लिए बेहद ज़रूरी है। आज के बीच बहस कार्यक्रम में हम ऐसे ही एक विषय पर बात करेंगे। हम बात करेंगे किस तरह से युवाओं को संबल प्रदान करने से एक समाज की और एक देश की तरक्की हो सकती है और किस तरह से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रशासन एकजुट होकर संबल प्रदान करके इस देश को तरक्की की ओर ले जा रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिला कलेक्टर जयपुर श्री राजन विशाल को। राजन जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आप यहाँ आए और आज आप हमें बताएंगे किस तरह से सरकार के साथ मिलकर प्रशासन इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत है, प्रयासरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम बात करेंगे एक ऐसी परियोजना के बारे में जिसका नाम है ऑपरेशन संबल, जो कि जब संबल की बात आती है तो युवाओं को किस तरह से संबल प्रदान किया जाता है, किस तरह से उनकी बेरोजगारी की समस्या को या छोटी छोटी जो रोज़मर्रा की समस्या है उन पर फोकस किया जाता है। तो क्या ऑपरेशन संबल में भी इसी तरह की कुछ परियोजना, इसी तरह की विचारधारा है? जी, ज़िला कलेक्टर की हैसियत से जब हम लोग रात्रि चौपाल में जाते हैं, जन सुनवाई होती है, लोगों से मिलते हैं, गाँवों का भ्रमण करते हैं, तो एक चीज़ सामने आई कि आवेदन की प्रक्रिया की जटिलताओं की वजह से और कई बार जो लाभार्थी हैं, जो पात्र लाभार्थी हैं, उनके जानकारी के अभाव की वजह से कई लोग जो है बहुत अच्छी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं। तो इसी बैकग्राउंड में हमने ऑपरेशन संबल को कंसेप्चुलाइज किया कि जो इस समाज का सबसे ज़रूरतमंद तबका है, जिसमें वृद्ध है, विधवा है और विकलांग है, और इसमें जो विकलांग है उसमें कई युवा भी हैं और इसी तरह कई विधवाएं जो कम उम्र में विधवा हो जाती हैं, ऐसी युवा महिलाएं भी हैं और उनके आगे बच्चे हैं। उनको उनकी परवरिश में बहुत दिक्कत आती है और जो बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, उनको पढ़ाई नहीं हो पाती और उनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो जो सामाजिक संबल प्रदान करने की बात आती है तो मैं समझता हूँ कि सुशासन का ये एक बहुत बड़ा पैमाना है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकार द्वारा प्रदत्त जितनी एंटाइटलमेंट्स हैं, जितने हक हैं, वो उन पात्र लोगों तक पहुंचाने का काम शासन और प्रशासन का होता है और इसीलिए इसको ऑपरेशन संबल का नाम दिया गया कि ऐसे वंचित लोगों को हम संबल प्रदान करें। और ऑपरेशन इसलिए कहा गया कि जैसे मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं तो वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड विद इन द डिफाइंड टाइम फ्रेम। तो हमने 16 मार्च को इसको शुरू किया था और ये 30 मई को इसको हमने कल्मिनेट किया। जी, हम अब तक यही समझ रहे थे कि जब बात संबल प्रदान करने की आती है तो हम अक्सर यही सोचते हैं कि बात युवाओं की है, लेकिन जैसा कि राजन जी ने बताया कि वृद्ध, विधवा और विकलांग, जिन्हें हम दिव्यांग भी कहते हैं, उन सभी के लिए इस तरह की परियोजना, इस तरह के ऑपरेशन का जो बहुत आपने कहा वेल एग्जीक्यूटेड है। सबसे पहले हम लेते हैं वृद्ध वर्ग को। जो वृद्ध हैं, अक्सर हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि उनका बहुत ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ आज भी ओल्ड एज होम इस तरह का कल्चर नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे वृद्ध हैं जिनको शायद संबल की ज़रूरत है। तो उसमें किस तरह के कार्यक्रम आपके द्वारा चलाए जाते हैं? देखिए, जो राज्य सरकार की वृद्धावस्था पेंशन है 55 साल की उम्र में महिला को और 58 साल की उम्र में पुरुष को दी जाती है और उसमें उनकी सकल वार्षिक जो पारिवारिक आय है वो 48,000 से कम होनी चाहिए। इसी तरह जो इंदिरा गांधी पेंशन योजना भारत सरकार की है, उसमें जो बीपीएल परिवार के वृद्ध लोग हैं उनको ये पेंशन की सुविधा दी जाती है। मैं समझता हूँ कि जो वृद्ध लोग होते हैं उनकी जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, जैसे छोटी मोटी दवाई हो गई या कोई चश्मा हो गया या कहीं पे उनको जाना है तो बस का किराया हो गया, तो वो अपने बच्चों के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं रहें और जो ऐसी उनकी आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर है उसको टेक केयर करने के लिए गवर्नमेंट ने वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान किया है। तो ये सभी पात्र वृद्धों को मिले और साथ ही साथ जो इसमें मैं एक पहलू और भी जोड़ना चाहूँगा कि जो वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम है वो भारत सरकार ने लागू किया था, तो उसके तहत भी कई बार ये देखने में आता है और जयपुर में मैं देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा है शहरी क्षेत्र में कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते हैं और उनको जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाते हैं। तो ऐसे कई वृद्धजन हमारे कोर्ट्स में आते हैं और डिक्री के लिए प्रेयर करते हैं कि हमारे बच्चों को पाबंद किया जाए, हमारी महीने की खर्ची बांधी जाए। तो वो भी हमने एक अभियान स्वरूप जितने भी पेंडिंग केसेस थे उनको एसडीएम्स के माध्यम से निपटाया है
और हमने ये प्रयास किया है कि पुलिस का जो वरिष्ठ नागरिक डेस्क होता है उसको भी सुदृढ़ किया जाए और ऐसे सभी वरिष्ठ नागरिक जनों को महीने में एक बार टच किया जाए और उनकी सार संभाल की जाए। जी, तो जितने भी वरिष्ठ नागरिक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें आप ये जानकारी ज़रूर ध्यान में रखें कि यदि आपको लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की ज़रूरत है तो यहाँ पर प्रशासन है और सरकार आपके साथ है, जिससे कि आपके आत्मसम्मान की रक्षा हो सके और एक वैसा ही जीवन जी सके जो रिटायरमेंट से पहले था। राजन जी, जब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वृद्धों की बात कर रहे हैं, तो ये जो पेंशन योजनाएं हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी नौकरी में रहे हैं उनके लिए या वहाँ से रिटायर हुए हैं उनके लिए? क्योंकि वृद्धों के लिए बहुत मुश्किल होता है वो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना, वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझना और फिर जा करके ऑनलाइन या कहीं व्यक्ति विशेष के पास जा करके, तो किस तरह से प्रशासन द्वारा उनको रीच किया जाता है, उन्हें जागरूक किया जाता है? देखिए, जो सिविल पेंशन की आप बात कर रही हैं, जो सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं उनको सिविल पेंशन मिलती है। हम जो अभियान में बात कर रहे हैं वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात कर रहे हैं, जिसके लिए सभी जो पात्र लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, वो भी इसमें के लिए पात्र हैं। इसमें जो अभियान की जो ऑपरेशन संबल की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमने 3 चरणों में इस अभियान को एग्जीक्यूट किया। पहला चरण होता है ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो पात्र तो हैं परंतु किसी न किसी वजह से वंचित हैं। तो उसके लिए हमने टीम्स का गठन करके पूरे जयपुर ज़िले की 602 ग्राम पंचायतें और 14 नगर निकाय, इन सब में हमने घर घर जाके दस्तक दी और जो हाउस टू हाउस होल्ड सर्वे टीम ने ऐसे लोगों को चिन्हित किया, उनका जो फॉर्मेट था उसमें उनका नाम लिखा गया। उसके बाद उनसे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं सेकंड चरण में वो लिए गए और उनको ई मित्रा पे ले जाके उनका आवेदन करवाया गया और तृतीय चरण में इनके सबके आवेदन स्वीकृत करके जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर होता है पीपीओ और स्वीकृति आदेश होता है वो उनको ससम्मान उनको दिया गया और उनकी पेंशन शुरू हुई और उनके खातों में पैसे आने शुरू हुए। जी, ये बहुत ही एक अच्छा कदम है जिससे कि जो वृद्ध हैं, जो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी हैं, जो हमारे घर परिवारों को जो संरक्षित किए हुए हैं कहीं ना कहीं, उनके आत्मसम्मान की रक्षा भी होती है। दूसरी सोशल सिक्योरिटी की जो हमने बात की थी, दूसरे जो सेगमेंट आपने कहा था वो थी विधवा महिलाएं जो किसी भी कारणवश अपने पति को खो चुकी हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है क्योंकि हमारा समाज बहुत परिवारों पे निर्भर रहता है तो उनको आगे आने के लिए बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि महिला खुद भी बहुत टूट जाती है अपने उनके पति के जाने के बाद में। किस तरह से उस समाज के उस ढांचे में आप वो पहुंच बनाई आपने? देखिए, ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है। सिर्फ विधवा की परिभाषा को राज्य सरकार ने और ब्रॉडन किया है और उसमें तलाकशुदा महिला को भी जोड़ा गया है। इसी तरह जो परित्यक्ता महिला है जिसको कानूनी तौर पे संबंध विच्छेद नहीं हुआ है उसको भी जोड़ा गया है और ऐसी ही कई कैटेगरीज को जोड़ के जो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना के नाम से योजना है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी विधवाएं या ऐसी परित्यक्ता महिलाएं वो समाज में एक चुनौती का सामना करती हैं कि कैसे तो अपना भरण पोषण करें और कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करें। तो उनके लिए जो राज्य सरकार और भारत सरकार ने विधवा पेंशन योजना शुरू की है उसमें हमने उसी तरह जैसे मैंने आपको पहले बताया घर घर जाके ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको इस पेंशन से जोड़ के और उनके खाते में अब पैसे आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे कई अच्छी सक्सेस स्टोरीज़ भी हमारे सामने आई जिसमें उन महिलाओं ने आके हमें धन्यवाद दिया और उनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन हुआ और अब वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर रही हैं और आर्थिक रूप से उनको संबल मिला है। जी राजन जी, ज़रूर बताएं हमारे दर्शकों को जिससे उनको भी प्रेरणा मिले कि यदि ईश्वर ने उनसे उनका जो है कुछ छीन लिया है तो यहाँ पे सरकार प्रशासन उनके संबल, उनके आत्मरक्षा के लिए वहाँ पे उपस्थित है। जी, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जो इन विधवाओं के बच्चे होते हैं उनको वो और भी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। तो इसमें राज्य सरकार ने करीब 11 कैटेगरीज़ की पालनहार योजना शुरू की है जिसमें विधवा है या जिसके माता और पिता दोनों मर गए हैं और वो अनाथ है। तीसरी कैटेगरी है जिसके माता पिता HIV से ग्रसित हैं या कुष्ठ रोग से हैं या उनके माता पिता को आजीवन कारावास हुआ है या उनकी माता नाता प्रथा में कहीं और चली गई है या उसकी माता परित्यक्ता है। तो ऐसे करीब 9 कैटेगरीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चे हैं क्योंकि इम्प्रेशनेबल ईयर्स होते हैं, ज़िंदगी की बुनियादी शुरुआत में यदि उनको संबल नहीं मिले तो कुंठित हो जाते हैं और उनके जीवन की दिशा गलत दिशा की ओर मुड़ जाती है। तो राज्य सरकार ने उनके लिए पालनहार योजना शुरू की है जिसमें हर बच्चे को 1 महीने का 1000 रुपया
दैट मीन्स पूरे साल का 12,000 रुपया, और साल की शुरुआत में 2,000 रुपया मिलता है स्कूल की वर्दी के लिए और पाठ्य पुस्तकों के लिए। तो ऐसे करीब 4,000 बच्चे हमने चिन्हित किए जयपुर में और उनको हमने जोड़ा है। तो 4,000 बच्चों को अब ये पालनहार का राशि मिलना शुरू हो गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो जब आदमी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, यदि वो चीज़ उसको सरकार प्रदत्त करती है, तो वो जो टाइमली असिस्टेंस होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसी के लिए ये जो ऑपरेशन संबल में जो वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन के अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो है पालनहार के बच्चों को जोड़ने की। और वो जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 4,000 बच्चों को हमने जोड़ा है और उनको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया। जी, जैसा कि हम जानते हैं बच्चे जो हो अनाथ हो जाते हैं और जो महिलाएं या तो समाज की कुरीतियों के खिलाफ भी आप एक संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ एक प्रश्न मेरे मन में ये आ रहा है कि जो बच्चे हैं वो या तो किसी रिश्तेदार के हैं या अनाथालय में हैं, तो क्या आप कोई फीडबैक या कोई फॉलोअप करते हैं जिससे कि आपको पता हो कि जो पैसा है वो डायरेक्टली बच्चे के खाते में नहीं जा सकता उस समय, तो जहाँ पे भी वो रह रहे हैं क्या वो सदुपयोग हो रहा है या कोई रिश्तेदार या जिनके पास जो उनका लोकल गार्डियन है वो उसे मिसयूज़ ना कर रहा हो? देखिए, इसमें बच्चे का जो सेविंग अकाउंट है बच्चे के नाम पे खुलता है और उसके गार्जियनशिप उसका को अकाउंट होल्डर होता है। तो डीबीटी जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की व्यवस्था है उसमें यही सुनिश्चित किया जाता है कि पैसा जो है वो सीधा बच्चे के रिलेटेड बैंक खाते में जाए। इसी तरह जो पालनहार का शब्द हिंदी का है, इसका मतलब जो उसको पालता है, तो वो उसके चाचा भी हो सकते हैं, ताया भी हो सकते हैं या उसका कोई अभिभावक भी हो सकता है। तो उसका नाम भी सामाजिक सुरक्षा विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज होता है और समय समय पर प्रशासन के अधिकारी और समाज सुरक्षा विभाग के अधिकारी उसको टच करते रहते हैं कि बच्चे का लालन पालन सही दिशा में हो रहा है। और 1 साल बाद इसको रिन्यू करने की व्यवस्था होती है जिसमें बच्चे को अपने स्कूल का कॉन्टिन्यूएशन सर्टिफिकेट की कॉपी अपलोड करनी पड़ती है, जिससे ये प्रमाणित होता है कि हाँ बच्चा जो है वो रेगुलरली स्कूल जा रहा है और इस योजना का लाभ सही दिशा में मिल पा रहा है। जी, ये तो बात रही उनकी जो अभिभावक या गार्जियन, लेकिन जो बच्चे अगर मान लीजिए अनाथालय में पल रहे हैं या जिनका बिल्कुल कुछ आगे पीछे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा उनकी जो परिस्थिति विकट होती है, उनको किस तरह से आप ट्रेस करते हो और उनका कैसे ध्यान रखा जाता है? देखिए, ये बहुत आपने प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। करीब 1600 बच्चे जयपुर ज़िले में कोरोना की अवधि के दौरान अनाथ हुए थे। उन सब बच्चों को राज्य सरकार ने 1,000 से ये अमाउंट बढ़ा के 2,500 रुपया प्रति महीना कर दिया है। तो ऐसे जो बच्चे जो अनाथ हैं उनको पालनहार में बढ़ी हुई राशि मिल रही है 2,500 रुपये की। साथ ही ऐसे बच्चों को राइट टू एजुकेशन में अच्छे स्कूल्स में, सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त और भी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पे प्राथमिकता से हम लोग प्रवेश दिला रहे हैं। साथ ही उनका जो फिक्स डिपॉजिट भारत सरकार ने दिया है वो भी हम उनका जमा करवा रहे हैं जो उनको बालिग होने पे मिलेगा। तो इस तरह से करीब 7-8 बिंदुओं पे हम उसकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। जिला स्तर पे DCPU डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जिसमें ज़िला कलेक्टर चेयरमैन होते हैं, तो हम इन सब बिंदुओं की मासिक तौर पे रिव्यू करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसे जो बच्चे हैं उनको इन सब योजनाओं का लाभ मिले और उनका भविष्य जो है वो उज्जवल हो और हम जितनी सहायता दे सकते हैं वो दे के उनको सही दिशा में आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि जब बात आती है संवेदनाओं की, जब बात आती है भावनाओं की, तो आपका खून का रिश्ता होना या कोई नाम का रिश्ता होना आवश्यक नहीं होता। यदि हमारे आसपास भी ऐसे बच्चे हो जो हमें लग रहा हो किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के या अकेलेपन के या अनाथ हो गए हो, तो हम भी आगे आकर के हम सरकार के पास जा सकते हैं और इन बिंदुओं का लाभ उठा सकते हैं जिससे कि उन बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो सके। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। इसमें 1098 जो बच्चों की हेल्पलाइन है वो भी है। इसी तरह जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, जो CWC जिसको बोलते हैं, वो भी है। जो चाइल्ड कमीशन है जयपुर में बैठता है पूरे राज्य का, वो भी है। DCPU जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में है, वो भी है। तो संवैधानिक और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बहुत हैं, हेल्पलाइन नंबर भी बहुत हैं और अब ये समय आ गया है कि जो बच्चे हैं उनका जो संरक्षण है उनके अधिकारों का वो बहुत एडवांस स्टेज में है और ये सब एजेंसीज मिलके ये काम करती हैं कि कहीं पे भी इस किस्म की अगर कंप्लेंट आती है तो उसको इमीडिएटली एड्रेस करें और बच्चों ये जो है वो भय मुक्त वातावरण में और जितना उनमें पोटेंशियल है वो एक्चुअलाइज कर सकें और जितना उनमें अपने सपनों को पूरा करने की आस है उसको पंख प्रदान कर सकें। बिल्कुल।
और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आपकी जो योजना है, आपका जो विजन है, उससे जो हमारे देश के बच्चे हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, उन्हें उस तरह का संबल मिले और वो देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें। जब हम बात करते हैं शहरी क्षेत्रों की और ग्रामीण क्षेत्रों की, शहरी क्षेत्रों में हम देखते हैं कि सुविधाएं ज़्यादा होती है, जागरूकता भी शायद ज़्यादा होती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंच बनाने में आप किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हैं? देखिए, ये एक जयपुर में चूँकि 40% आबादी जयपुर ज़िले की शहरी क्षेत्रों में रहती है, तो यहाँ आपने ये बात तो ठीक कही कि यहाँ जागरूकता रहती है, परंतु उसका दूसरा एक पहलू जो प्रशासनिक रूप में हम चुनौती फेस करते हैं वो ये है कि शहरी क्षेत्रों में जो हमारे पास गवर्नमेंट स्टाफ है उसकी डेंसिटी ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले में कम होती है। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे पास ग्राम सेवक है, पटवारी है, साथिन है, आंगनवाड़ी सहायिका है, आंगनवाड़ी वर्कर है, एएनएम है, आशा है। उसकी जो डेंसिटी पर कैपिटा ऑफ पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्र में है, शहरी क्षेत्र में चूँकि जनसंख्या का घनत्व ज़्यादा है, इसलिए प्रति आदमी हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो कम रहती है। इसलिए जो स्कीम्स की रीच को शहरी क्षेत्र में पहुंचाना भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना ग्रामीण क्षेत्र में है। तो हमने ये प्रयास किया है इस अभियान में कि शहरी क्षेत्र में भी वार्ड वाइज जो है नगर निगम ग्रेटर, नगर निगम हेरिटेज के अलावा जो 12 नगर निकाय जयपुर ज़िले के हैं वहाँ पे भी हमने इंटेंसिव सर्वे करवाया है और ग्रामीण क्षेत्र में भी किया है। पर यह ज़रूर है कि शहरी क्षेत्र में लोग ज़्यादा जागरूक हैं और यहाँ पे आवेदन करने की ज़्यादा सुविधाएं हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है। तो इसी गैप को फिल करने के लिए ऑपरेशन संबल ने ये प्रयास किया है। जी, अब हम तीसरे जो हमारे समाज का हिस्सा है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हमारे दिव्यांग भाई बहन। उनके लिए सर किस तरह के प्रावधान हैं? देखिए, दिव्यांगजन में जो एज लिमिट है वो राज्य सरकार ने ख़त्म कर दी है। तो कोई भी बच्चा चाहे वो 18 साल से कम भी है, यदि 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांग है तो उसको दिव्यांग पेंशन पाने का वो अधिकारी है। तो इस अभियान में भी हमने ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको पेंशन का लाभ पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त जो एलिम्को है भारत सरकार की संस्था, उसके साथ हम कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी चिन्हित कर लिया है ऐसे लोगों को जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब की आवश्यकता है, हाथ की, लात की या कान में उनको हियरिंग एड की ज़रूरत है। तो ऐसी जो लोग हैं उनको चिन्हित किया जाकर हम बहुत जल्दी एलिम्को के सहयोग से एक कैंप आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें ऐसे सभी लोगों को ये सारी एड्स जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके साथ ही जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना भी है। तो उसमें भी हम ये प्रयास करते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं उनको हम स्वरोजगार से जोड़ के उनके आर्थिक संबल प्रदान करें, उनके आत्मसम्मान बना रहे। इसी तरह नरेगा योजना की जो इम्प्लीमेंटेशन ग्रामीण क्षेत्र में होती है उसमें भी दिव्यांगजनों का पार्टिसिपेशन पूरा रहे। तो उसमें जहाँ पे वर्क साइट्स होती है वहाँ पे पानी पिलाने का काम, छाया करने का काम और जो महिलाएं आती हैं उनके बच्चों की देखभाल करने का काम, ऐसे काम चिन्हित करके उनको हम दिव्यांगजनों के माध्यम से करवा रहे हैं ताकि उनकी डिग्निटी ऑफ लेबर भी बनी रहे, उनको आत्मसम्मान भी बना रहे और उनको आर्थिक संबल भी मिले। जी, अगर हम बात करें, हमने 3 बहुत ब्रॉड कैटेगरीज की बात करी, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो आज हम ये देखते हैं कि युवा वर्ग भी अपने आप में कई चुनौतियों का सामना करता है। बहुत कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी उनके लिए भी योजनाएं हैं जिसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं है। ऐसे युवा वर्ग दोनों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, उनके लिए किस तरह की संबल ऑपरेशन है या किस तरह की? देखिए, इसमें मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है जिसमें बेरोजगारी भत्ते के साथ साथ 4 घंटे की प्रतिदिन इंटर्नशिप दी जाती है जिससे उनकी स्किल्स भी बढ़ती हैं और फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के उनके अवसरों का द्वार भी खुलता है। तो वो बेरोजगारी भत्ते को सिर्फ पहले एक भत्ते के रूप में देखा जाता था, अब उसमें राज्य सरकार ने इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट जोड़ के उसको और ज़्यादा स्किल बेस्ड कर दिया है। इसी तरह जो मुख्यमंत्री ये राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है उसमें आप 150 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं पूरे वर्ल्ड की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए बच्चों को पूरा आर्थिक सहायता दी जा रही है और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में राजस्थान के बच्चे जा पा रहे हैं। तो ऐसी कई योजनाएं राज्य सरकार ने शुरू की हैं जिसमें युवाओं को आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। पार्टिसिपेशन हो भी रहा है, परंतु मैं समझता हूं कि जब युवा जागरूक रहेंगे अपने अधिकारों के प्रति, अपने लिए बनाई गई योजनाओं के प्रति और उनका टाइमली
लाभ लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये जो चक्र हम बनाना चाह रहे हैं, वर्चुअस साइकिल आई वुड कॉल इट, तो वर्चुअस साइकिल ये तभी पूरा होगा जब सभी स्टेक होल्डर्स, राज्य सरकार और जो पोटेंशियल बेनिफिशियरीज हैं, मिल के काम करें। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात करी कि सरकार, प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी और हर व्यक्ति अपनी तरफ से अपना योगदान दे रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम जागरूक रहें और अपने आसपास जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको भी जागरूक करें। खासतौर से क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं बहुत एक्टिव हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ वो सोशल मीडिया पे देख लेते हैं उसको सच भी मान लेते हैं। क्या हमारी जो प्रयास हैं, जो आपके जो प्रयास हैं, क्या वो सोशल मीडिया पर भी हैं जहाँ से वो उनके विजन में आए वो सब चीज़ें, वो सब योजनाएं, या उनके लिए कोई वेबसाइट है, किस तरह से उसको पहुँचाया जाता है? देखिए, इसमें एक कहावत है अंग्रेज़ी में, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। तो आप सोशल मीडिया में ग्लोबली कई चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, कुछ सही भी होती हैं जैसे आपने सही कहा, और कुछ गलत भ्रमित करने वाली भी होती हैं। तो युवाओं को ये देखना चाहिए कि इसमें से सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अपनी नॉलेज संवर्धन करने के लिए इसको इस्तेमाल करें, नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होकर अपनी एनर्जीज़ को गलत दिशा में चैनलाइज नहीं करें। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के युवा के सामने है। राज्य सरकार ने जन सूचना पोर्टल एक शुरू किया है जिसमें जितनी भी राज्य सरकार की सभी विभागों की करीब 150 योजनाओं का लेखा जोखा उसके ऊपर है। आप पता कर सकते हो कि अमुक योजना में, अमुक ज़िले के, अमुक गांव में कौन कौन लाभार्थी हैं, क्या इस योजना की गाइडलाइंस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यदि मैं एज़ युवा उसमें अप्लाई करना चाहता हूं तो मैं उसमें बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। इसी तरह राज्य सरकार ने और जिला प्रशासन ने गांव स्तर पे हमने ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हैं, और हमने ये प्रयास किया है कि ग्राम पंचायत स्तर पे वार्ड वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं, ताकि कई बार ये भी देखने में आता है कि गलत सूचनाएं जो संप्रेषित की जाती हैं उससे लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन भी ख़राब होती है और बच्चे गलत दिशा में आगे कदम उठाते हैं। तो ऐसी गलत सूचनाओं को कन्फ्रंट करने के लिए और जो सही मंतव्य से जो सही ऑफिशियल वर्जन है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़िला प्रशासन ने भी पहल की है और गांव स्तर पे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ा जा रहा है, ताकि युवाओं को जो राइट वर्जन है वो पता लग सके, और यदि किसी दिशा में उनको गलत जानकारी मिल रही है तो उसका काउंटर उनको मिले और फिर वो माइंड अप्लाई करके जो उनको सही लगता है उस दिशा में आगे बढ़े। बिल्कुल, और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि जो युवा वर्ग है उनमें पीयर प्रेशर भी बहुत होता है। तो यदि कोई व्यक्ति या यदि कोई युवा कुछ करना भी चाहता है तो उसके दोस्त हैं या आसपास वाले, इसमें कुछ नहीं होता, ये चीज़ ऐसी है। तो आपने बहुत सही बात बोली कि उससे मिसलीड ना हो, उससे मिसगाइड ना हो। जो जन सूचना पोर्टल सरकार द्वारा चलाया गया ऑथेंटिक पोर्टल है जहां आप जाकर के जानकारी ले सकते हैं। क्या सर उसमें रजिस्ट्रेशन करवा करके किस तरह से वो आगे चलता है? नहीं, ये ओपन प्लेटफॉर्म वेबसाइट है, एनीबडी कैन एक्सेस इट, और उसमें सभी लोगों के लिए वो उपलब्ध है। जी। अगर हम बात करें तो हमें पूरी उम्मीद है जो युवा ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो ज़रूर समझ गए होंगे किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं महिलाओं की, जैसे मैं सोशल सिक्योरिटी की बात करी थी, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस जो है उनके बारे में वो भी बहुत ज़रूरी है। तो महिलाएं अपने आप को लेकर के कैसे अवेयर रह सकती हैं, अपनी हाइजीन को लेकर के, अपनी पर्सनल बातों को लेकर के, उसके लिए सरकार और प्रशासन किस तरह के कार्यक्रम चला रही है? देखिए, ये बहुत संवेदनशील विषय पे आपने प्रश्न किया है और मैं करीब 2017 से नागौर ज़िले से इससे जुड़ा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अभी भी राजस्थान के ग्रामीण अंचल में ऐसी कई भ्रांतियाँ हैं, ऐसे टैबूज़ हैं जिससे महिलाएं जो हैं अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज नहीं कर पाती हैं। और मैंने ये महसूस किया कि कई बच्चियों को जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ मैनेजमेंट है, माहवारी प्रबंधन की सही जानकारी नहीं होने की वजह से उनको स्कूल से ड्रॉप आउट तक करना पड़ता है, और यदि ड्रॉप आउट नहीं होता तो महीने में औसतन 5 से 6 दिन वो गैर हाजिर रहती हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है। ये जो स्कूल पार्टिसिपेशन के अलावा वर्क पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड इक्वल पार्टिसिपेशन इन दिस सोसाइटी, इन सारे एस्पेक्ट्स पे इन चीज़ों का बुरा असर पड़ता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए चुप्पी तोड़ो सयानी बनो नाम से जो अभियान है वो शुरू किया गया है, और इस अभियान का मंतव्य यही है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन मैनेजमेंट एंड प्लस जो गुड टच एंड बैड टच की कई घटनाएँ हमारे सामने आजकल आप भी देख रही होंगी, समाज में आ रही हैं, तो बच्चियों को और इवन बच्चों को अपने अधिकारों का ज्ञान हो और अपने बॉडी पार्ट्स का ज्ञान हो, कौन उनसे कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी
अंदाज़ा वो पहले ही लगा सकें और जो राइट फोरम है वहाँ पे जाके कंप्लेंट कर सकें, ताकि उनका बचपन कुंठित नहीं हो और उनकी पार्टिसिपेशन जो है स्कूल में और सोसाइटी में सही दिशा में आगे बढ़ सके। तो उसके लिए चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान जयपुर ज़िले में भी शुरू किया गया। 16 मार्च को इसका आगाज़ किया गया था। इसमें करीब अब तक हम 1 लाख बच्चियों को सरकारी स्कूल में जो पढ़ रही हैं, करीब 1000 स्कूल में जयपुर ज़िले में, उनको हम 16 मई 2022 को हम सेंसिटाइज़ किया है हमने। और इसकी सततता बनी रहे इस अभियान की, इसके लिए जुलाई में जब स्कूल्स खुलेंगे उसके बाद हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हर माह के तृतीय बुधवार को एक 2 घंटे की वर्कशॉप हम रेगुलर बेसिस पे आयोजित करेंगे। और साथ ही जो एक्टिव बच्चियां हैं जो इस विषय में अच्छी जानकारी रखती हैं, उनको हमने हाइजीन एम्बेसडर के रूप में चिन्हित किया है और उनको हमने सर्टिफिकेट्स दिए हैं। और सर्टिफिकेट्स दे के सम्मानित करने के साथ साथ उनको हमने साथ उनकी जो जिम्मेवारियां हैं उनसे भी अवगत कराया। जैसे आपने सही कहा कि यूथ में पीयर प्रेशर और पीयर लर्निंग का बहुत रोल रहता है, तो हम ये आशा करते हैं कि इस अभियान की दीर्घकालीनता और सततता बनाए रखने के लिए ये जो हाइजीन एम्बेसडर्स हैं, ये पीयर लर्निंग के ज़रिए अपनी सखियों को, अपनी सहपाठियों को अवगत कराती रहेंगी और इस दिशा में जो रीइंफोर्समेंट ऑफ लर्निंग है वो आगे बढ़ती रहेगी। बिल्कुल राजन जी, आपने इतना समय निकाला और जो जानकारी आपने दी है, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे माध्यम से हमारे दर्शक जो बीच बहस में जुड़े हैं इससे ज़रूर लाभान्वित होंगे। पुनः यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।